पेट्रोल डीजल की कीमतें मौजूदा समय में अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और कहा यह भी जा रहा है कि कीमतें अभी और बढ़ सकती है। तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के समय पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर थे और चुनाव समाप्त होते ही उसके दाम बढ़ने लगे। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमलावर रुख अपना रखा है। जनता में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों को पेट्रोल और डीजल के बड़े दाम की आंच अब सताने लगी है। इधर सरकार साफ कहती चली आ रही है कि दाम बढ़ने में उसकी कोई भूमिका नहीं है और जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाने पर सरकार की मंशा नहीं दिख रही है। सरकार तर्क दे रही है कि तेल के दाम सरकार के नियंत्रण से बाहर है। एक दिलचस्प बात यह है कि जो देश भारत से तेल खरीदते हैं वे हमसे सस्ती कीमत में इसे बेचते हैं। बीते 4 साल में सरकार ने कम से कम 1 दर्जन बार ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क में इजाफा किया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 105.49% और डीजल में 240% की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल पेट्रोल डीजल में कई सारे टैक्स शामिल है, मसलन एक्साइज ड्यूटी और वीट, मूल्य संवर्धन कर। इसके अलावा डीलर की ओर से लगाया गया रेट और कमीशन भी कीमतों में जुड़ते हैं। तेलों के दाम का सवाल है, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। कल पेट्रोलियम मंत्री का सभी तेल कंपनियों से मीटिंग है और एक फॉर्मूले के तहत दाम बढ़े हैं। इस पर क्या विचार करना, मुझे लगता है सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी चिंता हो रही है। 2-3 दिन में 4 दिन में इस पर कोई न कोई फॉर्मूला या तो कोई समाधान ढूंढने के लिए हमारे सरकार में जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता निश्चित प्रयास करेंगे। सरकार के तमाम दावों के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें मंगलवार को एक बार फिर बढ़ गई। यह सिलसिला लगातार 9वें दिन भी जारी रहा। पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल की कीमतों में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई। मंगलवार की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76.89 रुपए हो गई, जबकि डीजल 68.09 रुपए हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे फ्यूल टैक्स के इजाफे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल बड़े राहत के साथ निकले। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं रहा, लेकिन चौथे साल सरकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के सामने कितनी परेशानी होगी इसका तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकता है कि सरकारी खजाने पर फर्क पड़ा, लेकिन आम जनता को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल के दरमियान काफी कीमतों में इजाफा हुआ है और पिछले 9 दिन में ही लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी आपने सुना, अमित शाह मंगलवार को ही भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस मीट के दरमियान जब उनसे पूछा कि पेट्रोल डीजल के भाव काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि 3-4 दिन में कोई राहत की खबर आ सकती है। जयंत सिन्हा इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और फ्यूल कंपनियों से वो चर्चा करेंगे। यानी कि सरकार यह तो मानने लगे है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है और राहत देनी चाहिए। हम आपको बता दें कि सरकार इस वक्त $80 प्रति बैरल के इजाफे के साथ अलग अलग शहरों में अलग अलग फ्यूल रेट सामने आ रही हैं। चलिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां सरकार को इन रेट्स को लेकर के काफी घेर रही हैं, ध्यान दिला रही हैं कि 2015 दिल्ली का वो स्पीच भी जिसमें लकी और अनलकी की बात कही गई थी, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जब लकी है आपके सामने तो अनलकी को चुनने का क्या काम है। उन्होंने ये भी कहा था उस वक्त, क्योंकि हम आपको बता दें कि 2014 नवंबर से और जनवरी 2016 तक काफी कम हुई हैं रेट्स और अब लेकिन वापस से बढ़ना शुरू हुई हैं 17 जुलाई के बाद से। क्योंकि ये देखिए, चाहे लकी अनलकी की बात नहीं होती है, यहां सबसे बड़ी बात होती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या स्थिति है। वहां अगर रेट बढ़ते हैं तो आप उसे रोक नहीं सकते, किसी भी मुल्क के नियंत्रण से बाहर है। ये जहां प्रोडक्शन इनका होता है वहां की दिशा तय करती है प्रति डॉलर कितने, एक बैरल कितने डॉलर में आ रहा है। तो ये कहना कि लकी अनलकी ये एक सियासी बयान हो सकता है। खैर चले, लेकिन फिलहाल तो विपक्ष के निशाने पे इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। वो लकी वाला बयान भी उनका काफी वायरल हो रहा है। लोकेश शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आरपी विजयवर्गीय भाजपा नेता हमारे साथ में जुड़ेंगे और मिस्टर नाहाटा राजस्थान पेट्रोलियम
डीजल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एसोसिएशन बनी है, उसके पदाधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। लोकेश जी, ये क्या कोई वास्तव में सियासी रंग चढ़ना चाहिए फ्यूल कीमतों पे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश ने नहीं, पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी एक उदाहरण के रूप में बन चुके हैं कि चुनाव से पहले वो किस तरीके की राजनीति करते हैं, किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, और चुनाव के बाद जब वो स्वयं उस स्थिति में आते हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनके बयान किस तरीके के होते हैं। आप देखिए, 26 मई 2014 को जब मोदी सरकार ने शपथ ली थी, उस वक्त भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $108 प्रति बैरल थी। उसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2015 जनवरी में वो कीमतें 60% घटकर लगभग साढ़े $43 प्रति बैरल हो गई, और वही दिसंबर 15 में यानी कि 11 साल के सबसे निम्न स्तर पर पहुंचकर $36 प्रति बैरल तक वो कीमतें पहुंच गई। लेकिन इस देश की जनता को उन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं पहुंचाया, जबकि उन्होंने क्या किया कि सीमा और उत्पाद शुल्क वह का वही रखा। उन्होंने 14-15 में उस उत्पाद शुल्क से 74,000 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि जनता का भला चाहते तो जनता को राहत दे सकते थे। वही टारगेट 15-16 में उन्होंने 1,10,000 करोड़ का रखा। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरना चाहते थे, उस खजाने को भरना चाहते थे जिसकी वजह से जनता को राहत दी जा सकती थी। तो हम सीधे तौर पर यह पूछना चाहते हैं कि जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो आप कहते हैं कि नेचुरल है कि हमें भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे। वहीं जब कीमतें इतनी घट गई, यानी $36 प्रति बैरल की कीमतें हुई, तो क्या इस देश की जनता को इन प्रधानमंत्री ने कोई राहत पहुंचाने का प्रयास किया? नहीं किया। उस वक्त के आपको मैं इनके, जब 2012 में नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के, उस वक्त जो इन्होंने ट्वीट किए थे कीमतों में वृद्धि को लेकर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ऐसे ओछे और घटिया शब्द इन्होंने अपने ट्वीट में लिखे। इन्होंने कहा कि कसाई खानों को तो सब्सिडी देती है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करती है कांग्रेस सरकार। क्या यह दिशा है कांग्रेस की? ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले माननीय इस देश के प्रधानमंत्री आज क्या कहेंगे देश की जनता को? हम पूछना चाहते हैं उस वक्त के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, स्मृति ईरानी हो, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन्होंने यूपीए सरकार पर आर्थिक आतंकवाद तक का आरोप लगा दिया। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 में 4 वर्ष तक लगातार कीमतों को स्थिर रखने के बाद हमने जब कीमतें बढ़ाई, तब इन्होंने कहा कि इस देश में आर्थिक आतंकवाद की स्थिति हो गई है। तो आज क्या दिखाई दे रहा है कि आज ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा कि देश की जनता को ऐसे समय में जब कीमतें, आपने स्वयं ने कहा कि आज $80 प्रति बैरल की कीमतें हैं। आपको याद होगा कि यूपीए 2 में 9 से 14 तक के समय में 70 से लेके $110 प्रति बैरल जब कीमतें पहुंच गई थी, तब भी हमने 55 से लेके 70 रुपए प्रति लीटर तक के बीच में वेरी की थी ये हमारी कीमतें। आज ये लगभग 100 रुपए तक पहुंच गई है पेट्रोल डीजल की। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है यहाँ पे कि देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करता है पेट्रोल डीजल के दाम। हम बेशक बड़े बोलेपन में या बड़े बयान कुछ भी जारी कर सकते हैं, प्रतिपक्ष भी कर सकती है, सरकार भी कर सकती है, आप लोगों के हाथ में नहीं है। तो क्या ये वास्तव में सियासी मुद्दा बनाया जाना चाहिए? कारण ये है कि जब जनता को जिस चीज को हम दे नहीं सकते उस पर सियासत क्यों? देखिए, मुद्दा इसलिए बनाया जाना चाहिए कि जब कीमतें घटती हैं तो क्या जनता को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए? जब कीमतें बढ़ रही हैं तो आप ये कह रहे हो कि हमारा इस पे कोई लगाम नहीं है या हम इसको नियंत्रण में नहीं कर सकते। ठीक है, आपने सीधे तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेंगी तो हमें बढ़ानी पड़ेंगी, तो जब घटती है तो घटाने का भी संघर्ष करिए। बड़ी अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार चाहे मोदी साहब की हो या मोदी जी प्रतिपक्ष में रहे हो, आज आप प्रतिपक्ष में हैं, पहले सरकार रही हो, या तो वास्तव में जनता के प्रति जवाबदेही पॉलिटिशियंस की होती है, सरकार की जवाबदेही होती है। जनता को राहत देने का एक भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि जनता को राहत देना चाहती है सरकार। एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ाइए और कीमतें बढ़ती चली जाएंगे। जहां राहत देने की बात आती है आप राहत दीजिए, या तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में
जहां राहत की बात आती है तो कम से कम राहत दीजिए। जब जो चीज आप कर नहीं सकते तो फिर उस पर सियासत क्यों होनी चाहिए? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि सियासत का जो कारण है उसको लेकर के मैं बात जानना चाहता हूं कि क्यों होनी चाहिए फिर सियासत? सियासत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया, आज वो सारे देश के सामने है कि जब कीमतें यूपीए सरकार ने किसी भी वजह से बढ़ाई, तब क्या भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर आकर आंदोलन नहीं किया? तब लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाए गए। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत, मैं ये नहीं कह रहा, आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो काम राजनीतिक दल सरकार में आने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसमें सियासत का क्या हक है इस बात को लेकर के? जनता को राहत दी जा सकती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने वैट कम किया और रसोई गैस में सब्सिडी दी। पिछली सरकार में नहीं किया, वैट नहीं किया, बिल्कुल वैट कम किया, डीजल और पेट्रोल पर वैट कम किया। सर मैं बता रहा हूं पर वैट कम किया। हरियाणा, राजस्थान में हमारी सरकार के समय हमने वैट चारों तरफ से घिरे हुए हैं। राजस्थान, ये नाटा साहब आपको बताएंगे, उस वक्त भी काफी मांग उठी थी इस बात को लेकर के। ये बात कह सकते हैं कि इतना इजाफा नहीं किया था, लेकिन घटाया भी नहीं उन्होंने, वैट कम किया था। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अपने राज्य के जो नाटा साहब हमारे साथ वैट कम किया था, प्रयास किया था। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं नाटा साहब आपसे कि सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जहां राहत देने की बात होनी चाहिए, राहत दी जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि पेट्रोलियम कंपनियां और ब्यूरोक्रेट सरकारों को रिमोट से चलाने लग गए। ये वही करते हैं जो वो लोग चाहते हैं। चेहरे बेशक शक्लें बदल जाती होंगी, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। सरकार पहले की हो चाहे आज की हो, क्या आप कहेंगे इस पूरे वाक्य को देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे फ्यूल रेट्स क्या है, पहले क्या थी, आज क्या है? राहत कहीं उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? पब्लिक का हाँ यहां राहत दी जानी चाहिए। देखिए अध्यक्ष महोदय कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप टैक्स कलेक्शन किस लिए ले रहे हैं। हाँ, यदि देखा जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा टैक्सेस है। हम क्रूड की बात करते हैं, उसमें क्रूड की तो बात करते हैं लेकिन टैक्स को भूल जाते हैं। अभी करीबन प्रेजेंट कंडीशन में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर करीबन 60% टैक्स है। हाँ। और एक तरफ तो हम इसको एसेंशियल कमोडिटी मानते हैं, इसको हम लग्जरी नहीं मानते। पेट्रोल ये आम जनता की जरूरत की चीज है, और उसके बाद उस पर 60% टैक्स, एक ये भारी काम है। ये सबसे ज्यादा हम पर पेट्रोलियम डीलर्स को भी अफेक्ट है क्योंकि वो भी आम नागरिक है, और दूसरे लोगों को तो अफेक्ट करता ही है। तो सबसे पहले तो सरकार पर होनी चाहिए, वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उस पर एक लिमिट होनी चाहिए कि व्हाट शुड बी द टैक्सेशन ऑन द कमोडिटीज। अपने देखिए चाणक्य की नीति है कि टैक्स इतना ही होना चाहिए जितना मतलब गोचर के हिसाब से, मतलब गो जैसे गाय चरती है उस हिसाब से टैक्सेशन हो जाए। 10%, 15% या वेट। हमने एक सजेशन दिया था कि आप इसको जीएसटी में ले आइए। जीएसटी में यदि आ जाते तो 28% टैक्स होता है मैक्सिमम, और 28% यदि टैक्स हो जाता है तो सीधे सीधे पेट्रोल की प्राइस वो 40 और 45 रुपए के आसपास हो जाती है। करीबन 30 रुपए बिल्कुल कम हो जाता है, और सरकार के पास भी टैक्स कम नहीं आ रहा है। करीबन 28% ऑफ द कमोडिटी आ रहा है, जो सबसे भी मैक्सिमम रहता है, लेकिन सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। एक तरफ कहती है कि ठीक हम कर रहे हैं विचार, पर पेट्रोलियम मंत्री भी कहते हैं कि जीएसटी में आना चाहिए, उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी नहीं आ रही। यहां मजबूरी झलकती है। बात आप सही फरमा रहे हैं कि जयंत सिन्हा कई बार इस बात को लेकर के बात कर चुके, धर्मेंद्र प्रधान बात कर चुके, अभी मैं अमित शाह जी को सुन रहा था, वो बात कह चुके हैं कि 3-4 दिन में किसी तरह की राहत की कोई खबर होगी। लेकिन राहत किस तरह की राहत होगी जब आप वन टैक्स वन कंट्री की बात कर रहे हैं? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आउट क्यों किया हुआ है? रास्ता निकाला गया है कि स्टेट्स में पैसा जा सके, अपनी मनमर्जी से कंपनियां, और कंपनियों को गांठा नहीं है। अगर कहीं पे देखे जो मुनाफा 29 तक, जनवरी 2016 में $29 प्रति बैरल तक भी पहुंचा था एक बार। 36 के आसपास, 30 से 35-36 तक तो एक लंबे समय तक रहा। तो उस वक्त जब इतना आपने टैक्स गेन किया तो अब तो राहत दी जा सकती है। बिल्कुल दी जा सकती है सर। चलिए आरती विजयवर्गीय साहब हमारे साथ में एक सुझाव और दिया था कि आप इस पर फिक्स टैक्स कर दीजिए, परसेंटेज वाइज नहीं। देखिए पेट्रोलियम डीलर्स का कमीशन भी फिक्स है, कोई वो ये चेंज नहीं होता कि पेट्रोलियम प्राइसिंग के साथ। यदि हम फिक्स कर दें कि भाई हमारी एक्साइज ड्यूटी इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, रेट घटती बढ़ती क्रूड के अनुसार है, तो उससे कोई सरकार पर फर्क भी नहीं आएगा
कि उनको जितनी रेवेन्यू चाहिए उतनी मिल जाएगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे करीबन आज 6 महीने पहले करीबन प्राइस पेट्रोल की 65 रुपए थी, अब करीबन 80 रुपए पहुंच गई। तो 15 रुपए के अनुसार से हर स्टेट को वेट के अनुसार जबरदस्त फायदा हो रहा है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार वेट कम करने को तैयार नहीं। यदि वो वेट को फिक्स कर दे कि भाई हमें इतनी चाहिए, तो नेचुरली कि आम जनता को कम से कम आज की तारीख में कल से 5 रुपए की राहत मिल जाएगी। चलिए आरपी विजय साहब के पास में जाना चाहूंगा। विजय साहब, राहत की उम्मीद कर रही थी सरकार से जनता, लेकिन यह राहत की खबर नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार तो यह खबर आई थी कि शायद मंगलवार शाम तक कोई गुड न्यूज आनी चाहिए, लेकिन अमित शाह साहब ने खारिज कर दिया इसको। 3-4 दिन का वक्त बता रहे हैं, 3-4 दिन में हमने कहा है कि इस पे कुछ रिव्यू होना चाहिए। तो किस तरह का रिव्यू करेंगे? ये रिव्यू तो अब से पहले ही हो जाना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि ये प्राइसेज जो बढ़ रही है या वेट की रेट कम करने के लिए या जीएसटी की रेट कम करने की जो बात हो रही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि उपभोक्ताओं के ऊपर जो मार पड़ रही है उसको कम करने का इरादा है सबका। बट मेरा ये है कि ये प्राइसेज अचानक बढ़ी है और इस समय इसकी कोई, आपको पता है, सारे 3 कारण है इसके मेन चीज। तो कि एक तो जो पेट्रोल उत्पादन करने वाले देश हैं उन्होंने इसमें पेट्रोलियम उत्पादन में कमी करी है। दूसरी चीज, आपको सबको पता है वेनेजुएला के अंदर क्या स्थिति चल रही है, तो उसकी वजह से सप्लाई पे फर्क पड़ा है। और तीसरी जो चीज है वो जो ट्रंप वाली नीति है, ईरान के डील वाली, उसकी वजह से ये सारी चीजें आई। तो आज जब ये आपदा यहाँ अपने हिंदुस्तान की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की आपदा है, ठीक है। बट आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऑलरेडी, क्योंकि नो डाउट जिस समय प्राइसेज कम हुई थी, सरकार ने प्राइसेज नहीं कम करके और $40 बिलियन का एक जो बफर है ना फंड बनाया था, और वो बनाया था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया और 40 करोड़ रुपए उस पर, $40 बिलियन उस पर खर्च किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा बचाया गया वो कहीं ले गए हैं, वो पैसा रूरल। विजय साहब, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे, सिर्फ छोटी सी बात, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार नहीं कर रही थी? 2015 में दिल्ली में स्पीच दिया था नरेंद्र मोदी साहब ने, क्योंकि किस्मत थी उनकी, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम लगातार डाउन जा रहे थे। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि जब तुम्हारा लकी आदमी आपके साथ है तो अनलकी को चुनने का फायदा क्या है। तो वो देखिए, ये समझ में आ रहा होगा उस वक्त भी नरेंद्र मोदी साहब को भी कि किस्मत से नहीं चलती हैं सब चीजें, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से चलती हैं। मोदी साहब की किस्मत या मोदी साहब की सरकार इतनी ताकत में थी कि उन्हें रेट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नियंत्रण में कर सके। हम वो बोल के बात कर रहे हैं कि ऐसा आज क्या हो रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पा रही थी। फिर तो ये भी दावा कर सकते हैं कि हमारे वक्त तो $140 प्रति बैरल तक थी, आप तो उसकी आधी रेट को भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, आपने खुद ने बोला, ये जो पेट्रोलियम की प्राइस है हो चाहे डॉलर की प्राइस हो, ये एक्चुअली मार्केट ड्रिवन होती है और इसके अंदर सरकार बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए। सर, अब तो पहले दिन से कह बात, मैं तो आप लोगों से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इस समय जो कार्यवाही चल रही है, सरकार जो सोच रही है, मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ संकेत दे दिए हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में 1 या 2-3 दिन हमको लगेंगे और इसके अंदर हम बहुत ही पॉजिटिव कोई चीज लेके आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक ही काम हो सकता है, अल्टीमेटली क्या है कि जो क्रूड की प्राइस है वो तो रहेगी, उसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और हमारा ऑलरेडी 50-40% से ऊपर का बजट बढ़ चुका है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं। बट एक ही है कि जो जितनी भी सरकारें हैं वो सब सरकारें मिलकर के जो वेट की रेट है उसको कम की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पोजीशन में हो तो वो भी अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम कर सकती है। डीलर्स कमीशन है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, पेट्रोलियम वाले यहां सामने बैठे हैं, अगर ये भी कुछ त्याग करें तो ये भी हो सकता है कि उसका फायदा हमारे उपभोक्ताओं को मिले। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि ये जो डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। आज 20%, जब 13 से अगर आप 18 की बात करते हैं तो 20% डॉलर की प्राइसेस बढ़ी है, तो उस प्राइसेस का भी इस पे इनडायरेक्टली इंपैक्ट आया है। तो ये भी अपन को देखना पड़ेगा और सरकार नो डाउट प्रोवाइड कर रही है। मैं तो सर एक बात जानना चाहता हूं कि ये सभी राजनीतिक दलों को, ये तो देखिए हिंदुस्तान की तकदीर है और मैं तो सैल्यूट करती हूं हिंदुस्तान के आम नागरिक को। सरकारें चाहे आज हो चाहे पहले आजादी से पहले की रही हों, कि मतलब बहुत ज्यादा कोई आज स्थितियों में फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं इस बात को लेकर, जो चीज हमारे हाथ में रहते हैं हम बड़बोलेपन से करते क्यों। आपको मालूम होना चाहिए सर, ये नवंबर 14 से जनवरी 16 तक जैसे जैसे प्राइस कमा रही थी, 9 बार एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने 9 बार ये बढ़ाई है। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि हम रिड्यूस बिल्कुल नहीं कर, रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम, तो कहीं तो राहत दी जाएगी, या फिर हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय
मार्केट में सब चीज। तो ये बात तो यूपीए गवर्नमेंट भी कह रही थी, उस वक्त सड़क पे आ रहे थे। मोदी साहब के स्पीच में सुना सकता हूं आपको कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या कहा था कि जनता को राहत सरकार नहीं दे पा रही है और कसाईयों को राहत दे रही है। ये मोदी साहब के अल्फाज थे उस वक्त के। तो ये जो चीज हम प्रतिपक्ष में बैठ कर तो समझ में आती है कि हाँ बिल्कुल सरकार कुछ नहीं कर रही है। जैसे हम सत्ता में आते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स डायरी रखते हैं कि साहब ये नहीं कर सकते, इससे ये घाटा होगा, हमारा ये घाटा। फिर समझ में नहीं आती है कि जनता की तकलीफ से तो आप लोग वहां पहुंचे होंगे देख करके। योगेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके आपके चैनल पे, बट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे कोई से भी, चाहे राजस्थान की हो, चाहे जहां पे कांग्रेस की सरकार हो वहां की सरकार हो, चाहे और कोई दूसरी सरकार हो, कोई भी तैयार नहीं है जीएसटी में जाने के लिए। पीछे रीजन क्या है कि उनकी रेवेन्यू कम हो जाती है। स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए उनको रेवेन्यू चाहिए। आज मैं तैयार हूं, मैं कहता हूं कि आज राजस्थान बीजेपी सरकार तैयार है, बट यहां पे क्या होता है कि जीएसटी काउंसिल, ये जीएसटी काउंसिल को न तो कोई बीजेपी की है, ना कोई कांग्रेस की है, ना कोई अदर सरकार की है, ये सबकी मिलीजुली है। और जीएसटी काउंसिल में अगर ये डिसीजन होता है तो डेफिनेटली हमारी जो बता रहे थे पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले की रेटें काफी 40-45 रुपए के आसपास, पेट्रोल की प्राइसेज 50 रुपए तक आ सकती है और डीजल की प्राइसेज 40-45 रुपए तक आ सकती है। बट ये सब एग्री तो हो, बट फिर भी मैं ये कहता हूं आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की नहीं रेटें बढ़ा रखी है। आप देखो, आप आंध्र प्रदेश देख लो, तेलंगाना देख लो, आप केरला देख लो, पंजाब देख लो, इनकी रेट्स देखो आप, क्या रेट हाई है। तो ये यहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, तो इसलिए मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। बट अल्टीमेटली आज की तारीख में क्या है कि हमारा उपभोक्ता परेशान हो रहा है। तो मैं भी ये चाहूंगा आपके साथ ही कि सरकार कोई भी कदम उठा करके, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी छोड़े। बात कही सर, आपने बात कही कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल की यह सबसे ज्यादा है। अभी मैं माफी चाहूंगा आपसे कि यहां पे अगर आप अदर पार्टीज की बात कर रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों के लिमिट को क्रॉस नहीं किया इन स्टेट्स ने। पंजाब अगर पंजाब सबसे ज्यादा है जहां कांग्रेस की सरकार है, कितना है सर वहां पे? उठा के देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। बताइए, चार्ट लेके आऊं। हाँ बताइए सर, कितना है रेट बता दीजिए आप। 80 के आसपास मुंबई में इस वक्त। मैं इसकी बात नहीं, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं सर, डीजल मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं आपको टैक्स की बात कर रहा हूं। टैक्स के रेट क्या है वो आपको मैं बता देता हूं सर। चले सर, लेकिन डीजल की आप बात करिए जिससे सीधा आपके रसोई पर असर पड़ता है। नाटा साहब हमारे साथ बैठे हैं। देश में डीजल सबसे कम रेट पर मिल रहा है वहां पे। देखो सब मैं आपको, हरियाणा और पंजाब, पंजाब के अंदर जो है आपका सबसे ज्यादा, पंजाब के अंदर 35.35%। क्या चीज? पेट्रोल का ऊपर जो वेट प्राइस है वो सबसे ज्यादा है। और डीजल पर? डीजल पे कम है, नो डाउट। हाँ। डीजल पे वहां पे कम है। देखो मैं राजस्थान में कर दीजिए सर, ये राजस्थान में नहीं कर रहा। मैं तो आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनीबडी, मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा कि कांग्रेस की सरकार है। आपने सूरज सोनिया हमारे, मैं आऊंगा आरपी साहब आपके पास में आऊंगा। मैं सूरज सोनिया हमारे साथ में। सूरज जी, रसोई पे असर पड़ रहा है फ्यूल रेट्स की वजह से, या पब्लिक बिल्कुल परवाह नहीं कर रही कि ठीक है कोई नहीं, जैसे भी चल रहा है चलने दो जी, कोई गल नहीं है, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है? क्या कुछ है वो लोगों की तकलीफ जो आप शेयर कर सकें? देखिए, निश्चित तौर पे योगेंद्र जी, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, विशेष तौर पे डीजल के, तो आम मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनकी रसोई से लेकर के स्कूटर का जो खर्चा है वो सब बढ़ जाता है। और इससे जो आम आदमी है वो केवल विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है। करने के लिए उसको कुछ नहीं है, सरकारों को कोस सकता है। लेकिन जो एजेंसियां हैं जिन पर जिम्मेदारी दायित्व होता है जनता के रख रखाव का और जनता की जो परेशानियां उनको दूर करने का, उनको निश्चित तौर पे सोचना चाहिए इस बारे में। आप देखिए, राजस्थान की बात करें हम, जनता की तकलीफ की तो सुनवाई करने वाली एक ही एजेंसी है और वो है गवर्नमेंट। सरकार के अलावा कोई एजेंसी नहीं है। आपके आईओसीएल हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। वो अपनी कंपनी बनी हुई है, कंपनी सरकार ने बनाई है, वो अपना पूरा मुनाफा देखते हैं। क्योंकि उनसे आप पे चैरिटी के नाम पे 10 तरह के ऑब्लिगेशन सरकार करवाती है, वो भी सरकार की कंपनियां हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं है। आज ये नाटा साहब बैठे हैं, उनको कोई घाटा नहीं है। अगर आज कोई भी फ्यूल कंपनी का मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति कहता है कि घाटे में कभी रही नहीं फ्यूल कंपनियां, उनका मुनाफा थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। नाटा साहब कभी घाटे में, आपको मालूम है कि फ्यूल कंपनियां कभी घाटे में जा रही है? कभी नहीं सर, जब पहले थी सर। कब घाटे में? नहीं, मैं आपको एक बार बताऊं, ऐसा नहीं, ओवरऑल की बात आप करो तो फायदे की बात हो जाती है। बाकी आपको अगर थर्ड क्वार्टर आप देखेंगे 17-18 का, उसके अंदर सभी कंपनियों को जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा है। मुनाफे में कमी है सर, मुनाफे में घाटा नहीं, अभी घाटा नहीं है, मुनाफे में कमी, मुनाफे में उस पीरियड के लिए चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस मैं वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं फ्यूल रेट्स के इजाफे की। चलिए, मैं सूरज सोनी जी के पास में था ब्रेक से पहले। सूरज जी, आम पब्लिक इस वक्त कुछ है परेशानी में? जी बिल्कुल, आम पब्लिक त्रस्त है, और विशेष तौर पे जितना डीजल का दाम बढ़ रहा है, उस डीजल के दाम से ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे अन्य खर्चे हो, तो सभी के अंदर जो है एक साथ जो है ये लोगों को मानसिक यंत्रणा का सामना करना पड़ रहा है। और उसका प्रभाव ये है कि जब अखबार के अंदर 1 रुपया या 50 पैसे या 1.5 रुपये की बढ़ोतरी आती है, तो उसी के साथ ही सुबह से जो पुरुष होता है उसके दिमाग में टेंशन आ जाती है, और जो गृहिणी होती है उसको कहीं न कहीं मानसिक रूप से एक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। वो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लोगों को कितना ही उसमें नुकसान हो रहा हो, लेकिन एक घर का जो माहौल है वो सबका बदला बदला सा होता है। और इसमें निश्चित तौर पे हर जो व्यक्ति है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको नजर जो है वो सरकार की ओर होती है देखने की। तो सरकार को चाहे वेट कम करे, चाहे ये जो सेस है इसको कम करे, लोगों को बेनिफिट देना चाहिए। क्योंकि अगर ये तो निश्चित तौर पे है कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है तो इनकी बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन ऐसा दौर भी रहा है जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम रही है, और उसके बावजूद भी ये जो डीजल पेट्रोल की कीमतें ये इतनी कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी क्रूड ऑयल की तुलना में। तो मैं समझता हूं कि सबको मिलबेट करके जनता को राहत देनी चाहिए, जिससे आम उपभोक्ता जो पहले से ही अपना आपको दबाव महसूस कर रहा है, डीजल की पेट्रोल ऊपर बढ़ने के साथ ही उसका बीपी का लेवल बढ़ जाता है, और वो जो एक परिवार का पूरा माहौल है वो खराब हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि लोगों को राहत देने के लिए सरकार को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाना चाहिए। जी विजय साहब, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले कि इनको लेकर के, पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे को लेकर के। मैं ये कहता कि पेट्रोलियम कंपनियों का जो घाटे की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो क्वार्टर हुआ था 17-18 का थर्ड क्वार्टर था, उसके अंदर इनको जबरदस्त लॉस हुआ था, और उस लॉस को कवर करने के लिए इन्होंने फिर थोड़ा सा अपना प्राइस, एक्चुअली क्या है कि ये कह रहे हैं कि भाई हमको इसमें राहत दी जाए। अभी इनका 1 रुपये पर लीटर का इनको देना पड़ रहा है, इनके जेब से देना पड़ रहा है सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर इसको और बढ़ा देंगे तो उनका घाटा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आज कोई भी कंपनी को जिंदा रखने के लिए छोटा सा सवाल है, किस बात का 1 रुपये अपनी पॉकेट से दे रहे हैं? ये कंपनी को ये कहा है कि भाई आपसे की बात कर रहे हैं कि 1 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। 1 रुपये की सब्सिडी आप किसी भी तरीके से इनको उपभोक्ताओं को पहुंचाए ताकि उनकी कॉस्ट कम की जा सके। तो इसकी वजह से डेफिनेटली उनका जो पहले का मुनाफा जो 3.2 था वो घट के 2.7, 2.8 आया है। तो ये चीजें आई है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को सब चीजें निगाह में है, बट इसके साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। उसके लिए अब अगर आप जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई जीएसटी की रेट क्यों नहीं आ रही है, जीएसटी में क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे रीजन है, सभी सरकारों को एक ही डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी रेवेन्यू कम हो जाए। इस वजह से कोई इसको जीएसटी में चाहता ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं कहता हूं चलो जीएसटी में एक बार आ भी गया है ये, तो फिर क्या होगा कि उनकी रेट वेट में ज्यादा थी और जीएसटी में कम हो जाएगी, तो डिफरेंस का पैसा वो फिर सेंट्रल को देना पड़ेगा, स्टेट्स को। वो कंपनसेशन एक्ट है हमारा, जीएसटी के अंदर एक कंपनसेशन एक्ट है, अगर उनका पहले से रेवेन्यू कम हो गया तो उसको भेजना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि फिर कोई नया टैक्स लगेगा। बट मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें बढ़ी हुई है, इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी सोच रही है कि या तो वो कैसे भी करके एक्साइज ड्यूटी में कम करेंगे या वेट की रेटें कम करेंगे। और मेरा निवेदन सभी सरकारों से मैं तो ये कहता हूं कि चाहे सेंट्रल सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, सबको मिलकर के उपभोक्ताओं के लिए कोई काम करना चाहिए। और बीजेपी ने खुद ने, आज अमित शाह जी ने भी बोला है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला है, और सारी चीजें इसमें कवायद चल रही है। पार्टी भी चाह रही है कि इसकी प्राइसेस कम हो। उनकी आपकी जो तकलीफ है, आम उपभोक्ता की जो तकलीफ है, उसको बीजेपी समझती है और उसके लिए वो तत्पर है, और उसके लिए 1-2 दिन में कोई वो बात कर रहा था आपसे कि तकलीफ आम आदमी की बीजेपी समझ क्यों नहीं पा रही है? समझ रही है, सब ऐसा नहीं समझ पा रही है। चौथे साल में डेवलपमेंट हुआ है, आपको 4 साल में समझ रहे हैं। मैं आपको साल में नहीं, मैं आपको 4 साल आपको रीजन में नहीं बताऊंगा, बट आपको पता है 19 दिन तक कोई प्राइसेज नहीं बढ़ी थी, वॉट एवर बी द रीजन। बट आज उसका इम्पैक्ट 4 साल नहीं बढ़ाई, तो 19 दिन के नहीं सर, आप जो बात करें 4 साल, आपके 2008 में जब हमने प्राइसेस बढ़ाई, आपको सुनो, तब भारतीय जनता पार्टी अरे लोकेश जी मेरी बात सुन लो, 2004 के अंदर आपने 33 रुपए छोड़ के गए, आपने 72 रुपए किया था। आप दूध के दुल्हे नहीं हो, आप पहुंच गया बात करना चाहते हो, अलग चीज है। बट एक बात है, 72 रुपए तो आज मैं आपको दोनों को रोकना चाहूंगा। नाहटा साहब के पास में जाना चाहूंगा। नाहटा साहब, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा ये कि 1 रुपए का हमें कोई राहत दे रही है पेट्रोलियम कंपनियां, तो पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार कुछ उनकी मदद भी कर रही है। किस तरह की राहत दी जा रही है? कुछ भी नहीं। देखिए सब, जैसे अभी देखा जाए 19 दिन तक कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ, महज कर्नाटक चुनाव के कारण। महज
दैट इज इलेक्शन फैक्टर। हाँ, जबकि वो कह रहे हैं कि एक तरफ से हमें नुकसान हुआ, ठीक है नुकसान है, जो 4.5 से उनका जो परसेंटेज है वो घटकर करीबन 2.75% मुनाफे का। लेकिन देखिए ये भी मुनाफे का, घाटे का नहीं है, मुनाफे का। आईओसी के कल ही फिगर आए हैं, आईओसी के पिछले जो है 17-18 में करीबन 21,000 करोड़ रुपए का उसने प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट दिया, मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद में 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कम नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है कि कंपनियां दैट में, सबसे बड़ी बात है एज ए पेट्रोलियम डीलर्स और है, हम कहते हैं सरकार एक अपनी टैक्सेशन नीति बनाए कि हमें कितना टैक्स डेवलपमेंट के लिए चाहिए। क्रूड की बात अलग है, क्रूड आज बढ़ सकता है, कल घट भी सकता है, हमें इतना टैक्स चाहिए, उतना परसेंटेज वाइज नहीं लगाकर फिक्स वो टैक्सेशन लगाए तो आम जनता को बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। जैसे आप देखिए 7 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, उसको 19 रुपए लगे, तो क्या 19 से 7 पर नहीं आ सकते? आज प्राइसिंग बढ़ गई तो आप आ ही सकते। राजस्थान गवर्नमेंट जब कम हो रही थी वेट में, जब रेट कम हो रही थी तो एक तरह से वेट बढ़ाने की बात कर रही थी, और आज जब यदि रेटें बढ़ गई तो वेट को अपने फिक्स कर सकती है। ये तो देखिए खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को। आम क्यों, जनता भी उसी का पार्ट एंड पार्सल है, ऐसे नहीं कि जनता कुछ सरकार से अलग है, यदि उसको देना है और वो जो पैसा जनता की जेब में आएगा वो भी तो यूज होगा, कहीं शेविंग में यूज होगा, कहीं उनके परिवार के लिए यूज होगा, कहीं उनके डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। केवल डेवलपमेंट सरकार का नहीं होना चाहिए, आम जनता का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। वो भी एक सोचना चाहिए कि आम जनता अपने कैसे डेवलप, जब वो पैसा बचाएगी तो भी तो डेवलपमेंट करेगी। वो सरकार नहीं सोच रही, क्यों अधिकारी सोचते नहीं इस बारे में? मैं यहाँ एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि दोनों हमारे साथी बैठे हुए हैं, अपने अपने दावे हैं कि हमने यहां राहत दी थी, हमने वहां राहत दी थी, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा गणित नहीं समझती है। उसको तो ये लगता है कि रेट आज बढ़ गई, मुझे पेट्रोल इतने रुपए का डलाना है, डीजल इतने के रुपए का डलाना है, और कई बार ऐसा लगता है उसे कि ठीक है अभी जब इतना पैसा बढ़ गया। देखिए निश्चित रूप से पैसा किसी को, जो हाउस, खासकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों को सैलरी मिलती है, सिर्फ डिपेंड उस पर है। जब पैसा ज्यादा लगता है तो वो देखता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेगा, अपनी गाड़ी को खड़ी कर देगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पैसा नहीं बच रहा है। अंतर मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपने यूपीए भी देखा, मैं बहुत लंबे वक्त नहीं जाता हूं कि नरसिम्हा राव सरकार के टाइम क्या हुआ, कि वाजपेयी जी के वक्त क्या हुआ, या इंदिरा जी और राजीव जी के वक्त, या चौधरी चरण सिंह, मैं इनका किसी का जिक्र नहीं करूंगा। मैं करंट की बात करूं, मोदी साहब ने बड़े वादे खासकर फ्यूल्स को लेकर के भी किए थे कि जो कुछ चल रहा है सरकार, अब एक बार कहा भी था कि रुपए को लेकर के कि सरकार में और रुपया में कंपटीशन हो रहा है कि वो कितना, कौन कितना गिर सकता है। खैर ये चलो पॉलिटिकल बयान है, मैं तो आज आपसे जानना चाहता हूं कि कितना अंतर महसूस कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं सबसे ज्यादा तो गोवा सरकार की करूंगा। उसने सेल्फ कंट्रोल रखा, प्राइसिंग बढ़ने नहीं दी, उन्होंने कंट्रोल रखा कि यदि प्राइस बढ़ रही है तो वो कंट्रोल करते रहे, अपना टैक्सेशन रेट कम करते गए। दूसरी तरफ मैं उदाहरण दूंगा भूटान का। भूटान में आज भी सारा जो पेट्रोल डीजल है वो भारत से जाता है, और भारत से जाने के बाद भी वो 30 से 25 रुपए सस्ता, और यहां के लोग वहां से जाकर वो पेट्रोल डीजल लेकर आते हैं। तो भूटान जब अपने पर कंट्रोल कर सकता है, वो वहां भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो भी अपने डेवलपमेंट करें। तो ऐसी क्या बात है कि हम अनुशासन सरकार नहीं रख पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि मैं इनकी बात से सहमत हूं, सरकार को अनुशासन चाहिए, कि उनको डेवलपमेंट भी चाहिए, उनको हर चीज चाहिए, लेकिन तो सर कहीं तो लिमिट तय करनी होगी, आपको कहीं लिमिट तय करनी होगी, एक लिमिट तय करनी होगी, मतलब कि इस लिमिट से बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे, यदि बढ़ेगी तो हम कम करेंगे। और मुझे लगा जेटली साहब का बहुत अच्छे से ध्यान है वो बयान भी, कि जब उनसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे इतने फ्यूल रेट्स कम हो रहे हैं, आप इसको लगातार बढ़ाए जा रहे थे, जब एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि सीधा फाइनेंस का काम था, ये लोग एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे थे, कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यही प्राइस बढ़ेंगे तो हम पब्लिक के लिए इनको रिड्यूस करेंगे, लेकिन उसकी तो कहीं कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो सोच रही है। योगेंद्र जी मैं आपको एक बात, जी आप बताइए। योगेंद्र जी मैं बताऊं आपको, बेसिकली ये जो फंड है ना, ये पता नहीं कहां से न्यूज निकल के आती है कि इस फंड के जब पैसे बढ़ेंगे, जब हम इसको कम कर देंगे। हम शुरू से ही कह रहे हैं, नहीं, मैं आपको बता दूं ये पैसा कहां गया है, मैं आपको बता दूं। $40 बिलियन का जो हमारा एक फंड बनाया था, उस फंड को हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काम में लिया है, पूरा का पूरा पैसा। और ये कहीं इधर उधर नहीं गया है, ये देश के विकास में ही गया है, और ये विकास में ही जाएगा। और वो चीज अपन को नहीं भूलनी चाहिए, किस रेट पे अपन को, जब यूपीए की सरकार थी,
क्या रेट थी पेट्रोल और डीजल की, और जिस समय अच्छे दिन थे तब अच्छे दिन भी आए थे, ऐसा नहीं था कि प्राइसेज कितना नहीं हो गई वो। तो आप ही वो कर रहे हो ना, आप कंपैरिजन कर रहे हो कि यूपीए बफर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम लिया, बफर फंड को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम लिया है। आज भी हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक्चुअली प्राइसेज उस परसेंटेज के हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से रेटें बढ़ी है, बट ठीक है अगर आप कंपेयर करते हो $109 के हिसाब से बैरल के हिसाब से तो डेफिनेटली उसके कंपेरिजन में, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया उससे कंपेयर करो आप, सिर्फ प्राइस से कंपेयर करने से नहीं होगा। उसके बाद में 20% आपका डॉलर का प्राइस बढ़ गया, वो कहां गया, वो 20% में तो यही जुड़ेगा। तो इसमें दोहरी मार पड़ रही है, क्रूड की प्राइसेज अलग बढ़ रही है, हमारा एक्चुअली रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर की प्राइसेज बढ़ रही है, तो ये दोनों इंपैक्ट जा करके तो पब्लिक को इस चीज का पता नहीं है, उनको तो पता है कि प्राइसेज बढ़ गई, बट अपन पढ़े लिखे हैं तो कम से कम ये तो करें, कंपेरिजन तो करें कि इसके रीजन क्या है। बट हाँ फिर भी मैं ये कहता हूं कि सरकार को देखो, केंद्र सरकार भी सोच रही है, राज्य सरकार को वो भी सोचना चाहिए, और राज्य सरकार ने डेफिनेटली सोचेगी आज, क्योंकि ये जनता है, जनता ही चेंज करती है और जनता ही चेंज लाती है। तो मैं चाहता हूं कि उनके बारे में जरूर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट सोचना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी खुद ने भी, आपको ध्यान होगा, आप लोगों से तो सीधा संबंध होता है, उन्होंने लास्ट ईयर एक बात कही थी 2017 में कि स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जनता को थोड़ी राहत दे। कहा था कई स्टेट। आप मुझे एक सरकार भाजपा शासित राज्यों की बता दीजिए कि उसमें कम गुजरात, तीन स्टेट को मैं बताता हूँ, गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र, ये तीन तो मेरे पास है जिन्होंने काफी कुछ किया है। अपने क्या हो गया राजस्थान में, क्यों राजस्थान में नहीं, हमने अभी भी हम भी निवेदन, राजस्थान से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि साहब आप यहाँ पर भी हमारे उपभोक्ता जितने भी है, नहीं टाइम क्या खत्म हो गया सर, टाइम तो किसी का भी न खत्म होता है न चालू होता है। आप किस फेज में कह रहे हो नहीं आता, कितना राहत दे, ऐसा कोई टाइम खत्म नहीं हुआ, राहत देने के लिए कोई टाइम खत्म नहीं हुआ। गुजरात में चुनाव था, उस वक्त गुजरात में चुनाव था, वहां पे राहत की बात कही गई थी, और महाराष्ट्र में कितना परसेंट आपने राहत दी? नहीं राजस्थान अच्छा काफी अच्छा, ₹2 ₹3 दिया था। और मैं बताऊं दूसरी चीज, मैं आपको बता दूं, लोकेश जी जब बात कर रहे थे ये कहते हैं कि हमारी यूपी सरकार ने किया था, आपकी यूपी सरकार नहीं साहब, जब राजस्थान गवर्नमेंट थी 2008 के अंदर, उस समय प्राइसेज पेट्रोल और डीजल की इन्हीं वसुंधरा जी ने करी थी, चुनाव से कम से कम 8-9 महीने पहले, तब भी उन्होंने की थी। तो आपने कुछ नहीं किया, आप जो बता रहे हो आपने देख लेना, मेरे पास सरकार की बात, उन्होंने वैट में कमी करके की, और 2008 इस बार भी अभी मैं आपको बताऊं, चलिए होगी, मेरे को ध्यान नहीं है, आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको जो वो मेरे को पता है। नहीं, जहां तक मेरे को ध्यान है 2008 में आज तक वेट पर कभी राजस्थान में कमी नहीं वेट जा रहा है, कभी किसी मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को बात के टाइम में हमने बहुत रिप्रेजेंट किया, हमने उनको प्रेजेंटेशन भी ये भी कहा गया था कि सीमावर्ती राज्यों के अंदर वेट यहाँ है और राजस्थान यहाँ स्टैंड कर रहा है। नहीं, कहा भी जब उनको एक्सप्लेन किया कि यदि ये जो आप डीजल में कमी करेंगे तो इससे आम जो राजस्थान का नागरिक है उसको फायदा पहुंचेगा। तो वसुंधरा जी ने बात सुनी और उन्होंने कहा और यदि आपको लगे कमी है तो आप पेट्रोल में बढ़ सकते हैं। तो पेट्रोल उस टाइम 26% था, पेट्रोल तो 28% हो गया, लेकिन डीजल में राहत नहीं। हमने फिर वापस रिप्रेजेंट किया, बात तो सुनी सही पूरी। तो एक्चुअली क्या है, सरकार जब तक अधिकारियों से बंधी रहेगी, खुद उसका विश्लेषण नहीं करेगी कि क्या जनता को हम राहत दे सकते हैं। जनता का डेवलपमेंट भी उनका डेवलपमेंट है। यदि आम जनता आज जो त्रस्त आप कह रहे हो ना, इसलिए त्रस्त है कि सुबह होते प्राइसिंग बढ़ जाती है। हमने इसका प्राइसिंग का जो सेम डे प्राइसिंग है उसका विरोध किया कि आप इसको फोर्टनाइटली रखिए कि कम से कम एक कंट्रोल हो जाएगा। 15 दिन में यदि रेट घटेगी बढ़ेगी तो उसका एक कंट्रोल फीचर आ जाएगा कि वट क्यों एक बार रेट बढ़ने के बाद जब घटते हैं तब तो 5-10 पैसे घटते हैं, वो बढ़ते हैं तो सीधे 30-35 बढ़ते हैं। तो ये एक कंट्रोल फैक्टर हो जाएगा और जनता को राहत मिल जाएगी कि हाँ भाई प्राइसिंग कंट्रोल है। देखिए इसका बहुत बड़ा फर्क है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर प्रभाव आता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रेट बढ़ जाती है तो वो कम नहीं होती। आज तक जितनी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रेट बढ़ी, जब 65 रुपये मैंने डीजल करीबन 15 रुपये कम है तो कोई रेटें कम नहीं हुई। ये जो ये कह रहे बिल्कुल बात है कि जब राहत मिलती है तो आम जनता तक वो राहत जाती नहीं है नहीं। तो यह भी एक सरकार को सोचना चाहिए कि आम जनता तक वो राहत कैसे पहुंचे। चलिए सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। सूरज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए
क्या डीजल पेट्रोल, या तो भरोसा रखना चाहिए विपक्ष में जब बैठे हो हम सरकारों को कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करता है कि कितना डॉलर प्रति बैरल, ये भरोसा रखना चाहिए। हम उसमें तो सियासत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सरकार फेल हो गई, कुछ नहीं कर पा रही है। सच्चाई का सामना करना चाहिए कि वास्तव में हम कहां हैं। आज चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी इस दौर से गुजर चुकी है, मालूम है उनको कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे आपका कोई रोल नहीं है। आप अगर कर सकते हैं तो एक्साइज ड्यूटी विड्रॉ कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वेट कम कर सकते हैं, यहां प्रहार दे सकते हैं, वहां रात की कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर इस पर सियासत क्यों की जाती है? योगेंद्र जी, वास्तव में तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपने चुनावी कर्मकांड का हिस्सा है। इन बढ़ती कीमतों को और जनता की त्रासदी को और जनता की तकलीफों को बनाती रही है। वास्तव में तो इनको मतलब ही नहीं है, इनको केवल प्रदर्शन करने, धरने करने और कैसे भी जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं उनको नीचा दिखाने के लिए जनता के बीच में उनकी जो क्रेडिबिलिटी बनी हुई है उसको डाउन करने के लिए इस तरह के हथकंडे बनाए जाते हैं। अगर वास्तव में प्रेशर बनाया जाए तो जो योजना का ढांचा है उस पर प्रहार करना चाहिए। अभी नाटा जी से जो चर्चा हुई उसमें निकल के बात सामने आई है और उसमें लोगों की भी यही राय है कि सरकार को जो फीडबैक दे रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनता का फीडबैक भी अपनी जगह होता है। जनता का जो वोट होता है उससे सरकारें बनती है जनतंत्र में। तो ये जो जनादेश है और जो लोक त्रस्त है, मध्यम वर्ग विशेष तौर पे ज्यादा इसमें मानसिक यंत्रणा का सामना कर रहा है इस समय। तो लोगों का जो फीडबैक समय समय पर मीडिया के द्वारा मिलता रहता है उसको भी देना चाहिए। सरकार को स्पीड ब्रेकर तय करने पड़ेंगे, अपने मानक तय करने पड़ेंगे कि किस तरीके से जनता को राहत देना जरूरी है, चाहे एक्साइज ड्यूटी को घटाया जाए, चाहे वेट में घटाया जाए, लेकिन ये जो फायदा है, ये जो बेनिफिट है, ये जनता की जो राहत है, ये पूरे 12 महीने सोचना चाहिए। न सिर्फ चुनावी समर के अंदर, जैसे मान लो गुजरात में चुनाव हुए तो वहां पे कीमतें स्थिर हो गई, लोगों की बातों में आ रहा है कि कर्नाटक में चुनाव हुए तो वहां कीमतें बढ़ेगी। इसी तरीके से जब पिछला शासन दूसरी पार्टी का था तब भी लोकेश जी ने कहा कि भाई वेट में वो सब्सिडी की बातें की गई थी, लेकिन केवल चुनावी वर्ष के कुछ महीने जो होते हैं उसमें राहत मिलती है। पूरे 12 महीने जनता हाथ रहती है। पूरे 12 महीने जो एक परिवार का एक जो बजट होता है वो बिगड़ा जाता है। और दूसरी बात, जब कीमतें कम भी होती है कहीं ना कहीं तो उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये इस तरह की मॉनिटरिंग सरकार को करनी पड़ेगी, जिससे मैं समझता हूं कि जनता को राहत मिलेगी और जो मानसिक प्रताड़ना का सामना करने वाला मध्यम वर्ग है उसको राहत मिलेगी। चलिए मैं लोकेश जी के पास जाना चाहूंगा। लोकेश जी, आप लोगों की अपनी एक्सरसाइज है, क्या वास्तव में सरकारों की नियत होती है जब बैठते हैं कि हाँ पब्लिक को राहत दी जानी चाहिए? क्योंकि यहां तस्वीर जो निकल करके आ रही है, लंबे समय राहत किसी सरकार ने पब्लिक को नहीं दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं कि वहां तो ना मंशा है, ना इच्छा है, ना जनता को राहत पहुंचाने की कोई बात की जा सकती है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो आपने बार बार सवाल उठाया कि सियासत क्यों की जाती है। हाँ। इस देश में नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि अगर मुझे आपने सत्ता की चाबी दे दी या मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया तो देश में महंगाई को मैं कम कर दूंगा। आपको याद होगा उनका वो जुमला कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो हमें यह कहना पड़ रहा है जनता के बीच जाकर कि ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आपसे वादा किया था कि इस देश में महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करेंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हो पा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को जागरूक करें और उनके उस जुमलों की सच्चाई उनके सामने पेश की जाए कि ये वही नरेंद्र मोदी जी है जो चुनाव से पहले सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए आपको इस तरीके के जुमले दिया करते थे। जो सपने दिखाए गए थे आपको, वो सिर्फ इस देश की सत्ता पे काबिज होने के लिए दिखाए गए थे। वास्तव में इस देश में महंगाई का स्तर आप देख लीजिए, किस चीज में महंगाई कम हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नारा था। वो जुमला आज देश के लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सिर्फ सत्ता के लिए इस तरीके से किया गया था। आज अगर नियत होती, अगर किसी भी रूप में सीधे तौर पर जनता को फायदा पहुंचाने की बात होती, तो हम एक ही सिद्धांत रखते जो हम कहते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेंगी कीमतें तो हम बढ़ा देंगे और घटेंगी तो हम जनता को राहत पहुंचाएंगे। तो जब घटी थी तो राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी आप ही की थी। हम तब आपसे सवाल करने की स्थिति में नहीं होते जी अगर आपने कीमतें जब घट गई हैं तो आपने घटा दी, हम किस मुंह से आपसे कहते। लेकिन तब आपने जो इतना बड़ा राजस्व 74,000 करोड़ और 1,10,000 करोड़ का जो राजस्व आपने इकट्ठा किया, क्या वो आज आप जो आपने कहा कि अरुण जेटली जी ने कहा था कि कम जब कीमतें बढ़ेंगी तो हम इससे जनता को राहत पहुंचाएंगे, और देखना चाहता हूं कि कहां वो राहत पहुंचाई गई है। सुना कि एक फंड बनाया गया, उस फंड के जरिए रूरल इंडिया का विकास किया गया। नहीं तो डेवलपमेंट तो कांग्रेस ने नहीं किया था क्या? यूपीए सरकार क्या डेवलपमेंट को रोक के बैठी थी?
डेवलपमेंट तो हर सरकार के एजेंडे में होता है, लेकिन उसको इस तरीके से पेश करना कि यहां से जो राजस्व मिलेगा उससे मैं गांवों का डेवलप करूंगा, शहरों का डेवलपमेंट करूंगा, तो क्या आम आदमी के जीवन स्तर का डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या वो आम आदमी को ये भरोसा नहीं दिलाएगी कि सरकार आपके साथ है और आपकी इस कमर तोड़ महंगाई में आपको राहत देने का प्रयास कर रही है? चलिए, विजय साहब अभी कहेंगे कि देखिए सरकार के पास में भी टैक्स बड़ा एक रिसोर्स होता है जिसके जरिए पैसा कलेक्ट किया जाता है और जो डेवलपमेंट पे खर्च होता है, तो सैलरीज में जाता है, बहुत सारी जो भी आपकी योजनाएं, भविष्य की संभावनाएं हैं, वर्तमान का अच्छे दिनों का एहसास हो, जो भी कुछ करना चाहते हैं सरकार, वो जो टैक्स आता है उसी में से होता है सारा कुछ यहां। लेकिन मैं तो आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि जिस यथार्थ को आप लोग जानते हैं उस पर सियासत क्यों? आपने एक बात तो बता दी कि उस वक्त बड़े बड़े स्लोगन्स लगाए गए थे कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इसका एंड कहां होगा? कुछ समझदारी राजनीतिक दल भी दिखाएंगे कि यह सियासी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, या तो जनता को राहत दीजिए, या फिर कम से कम आप लोग इस तरह के अल्फाज, इस तरह के मुद्दे जो हैं उनको डिलीट तो कर रहे हैं कि जिसमें सरकार में आने के बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों कर रहे हैं फिर ऐसे? योगेंद्र जी, मैं आपको बताता हूं कि अभी लोकेश भाई जी कह रहे थे कि साहब इस बार मोदी सरकार, ठीक है, मोदी जी ने कहा, बट उसके बाद में जितने भी इलेक्शन हुए उसमें मोदी सरकार जीती है, कोई इश्यू नहीं है, वो मैं इस इश्यू से कोई नहीं जोड़ रहा। बट चलो, आज जो समस्याएं हैं वो हमारी पेट्रोलियम की जो प्राइसेज अचानक बढ़ गई है और ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ी है, इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस का किसी का रोल नहीं है। नहीं, आपके हैं ना कि आपने जो स्लोगन दिए थे क्यों दिए थे? ऐसी जब अंतरराष्ट्रीय आपको देते हैं, इस बात का अनुभव नहीं है, आप जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों का हवाला देते हैं ये तो हमारे ऊपर भी लागू होती है, जीवन हमारे ऊपर भी लागू होती थी। बताइए, सुनने की आदत आपके टाइम में मेरा ये मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली जो प्राइसेज बढ़ी है वो किसी ने भी नहीं सोची थी। आज तक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी यही सोचा गया था कि $70 पर बैरल के अलावा आगे बढ़ेगी नहीं, बट आज प्राइसेज क्या हो रही है और अभी तो उम्मीद कर रहे हैं कि 100 तक पहुंच सकती है। तो उसके लिए हमारे 110 थी, ठीक है, आप ये क्यों भूल जाते हैं? इसमें करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा, स्टेट को भी करना पड़ेगा, सेंट्रल को भी करना पड़ेगा। मेरा कहने का अर्थ ये था कि आपको प्राइसेज को रिड्यूस करने के लिए टैक्स के अलावा देयर इज नो अदर वे। आज 3 ही चीज है इसके ऊपर। आज जो आपके क्रूड की प्राइसेज आती है उसके ऊपर 3 चीज लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। आप फैक्ट्स को नहीं बदल सकते, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत दुनिया $110 प्रति बाल नहीं, गलती बताओ ना इसमें के समय में $110 कोई चीज सही नहीं मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या $110 प्रति बैरल यूपीए के समय में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। और आज क्या है? आज $80 प्रति बैरल है। बिल्कुल, तो 80 और 110 का अंतर आपको समझ में नहीं आता? बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपसे ज्यादा थी हमारी कीमतें। आप ऐसा करो, के बावजूद हमने पेट्रोल और डीजल के दाम ₹100 तक नहीं पहुंचाए। आप क्यों भूल रहे? आप क्यों जनता को भ्रमित करना चाहते हैं? हमारे समय में कोई बात सही नहीं हो जाएगी, सत्य नहीं हो जाएगी। आप इसलिए तो है ना 110 की आदत तो है ना, तो ये सबको दिख रहा है, ये सबको पता है, तो फिर आप क्यों बदला रहे हैं? बदला नहीं रहा है कि हमारे समय में बदला नहीं रहा हूं। आप जो बदलाने वाली बात है आपको पता नहीं क्या बोले विजय, आपको तकलीफ नहीं है उपभोक्ताओं की तकलीफ सबको है। ये सरकार सोच रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी परसों के दिन ही वक्तव्य दिया है, आज अमित शाह जी ने कहा है, कुल मिलाकर इस वीक में कुछ राहत की खबर दे। हाँ, बिल्कुल आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और ये मैं कहता हूँ ये जिम्मेदारी न सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं कहता हूँ सभी स्टेट गवर्नमेंट की भी है। चलिए, ये आप राहत की खबर दीजिए। और वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब इसी सप्ताह 26 मई को अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करेंगे। ये तो 16 मई को ही उनको प्रचंड बहुमत मिल गया था, लेकिन शपथ 26 मई को उन्होंने ली थी। उस दिन उनके 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और इसी बीच अगर इसी कुछ चलिए रिटर्न गिफ्ट भी अगर वो देंगे अपने सरकार के बर्थडे को, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। नाटा साहब, कम है समय तो, लेकिन आप 30 सेकंड में अपनी बात नहीं, मैं देखिए 2 बात करना चाहता हूं। एक तो व्हाट इज द पेट्रोलियम, जो क्रूड की बात करते हैं उसकी पॉलिसी की है जी। अपने बहुत से सौदे तो फिक्स होते हैं, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए फिक्स होते हैं। करीबन 60% तो हम क्रूड पर रेट का कोई असर भी नहीं होता बढ़ने या घटने का, क्यों रेट्स आर फिक्स्ड, क्यों ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत करते हैं। 40% हम लोकल जो ओपन मार्केट है उससे लेते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा असर जो बढ़ता है प्राइस, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए।
दूसरी बात है कि सबसे पहले सरकार को इस पर टैक्सेशन रेट फिक्स करनी चाहिए, नॉट ऑन परसेंटेज बेसिस, कि यदि मार्केट बढ़ेगा लिमिट तो तय करनी पड़ेगी ये भी आपको। हमारे एक्साइज ड्यूटी हाँ। इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, दैट शुड बी। जब हर चीज फिक्स हो सकती है तो व्हाई नॉट दिस विल बी फिक्स। तो सरकार को पता रहेगा कि क्या, सरकार को भी पता रहेगा कितना मेरे को डेवलपमेंट फंड आएगा, कितना मेरे को खर्च करना है। अब सरकार के पास जो एडिशनल फंड आ रहा है रेटें बढ़ने के कारण, उसका कुछ क्या उपयोग है? वो खर्चे में ही जाएगा। क्यों? डेवलपमेंट में तो पता नहीं यूज हो गए, बजट का पार्ट है या नहीं है। मतलब चलिए, मैं माफी चाहूंगा नाटा साहब, ये बड़ी एक प्रक्रिया है और सरकार अपनी तरीके से तर्क पेश करके इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि जो सरकार आज की हो चाहे पूर्ववर्ती हो, कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और पूर्ववर्ती ने किसी ने गलत किया या भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में आप देखिए जो हम कर रहे हो सही कर रहे हैं, और आपको भरोसा रखना चाहिए कि सरकार जो करती है वो सही करती है, ऐसा सरकार का कहना है। और प्रतिपक्ष में बैठी पार्टियां, ये लगती है कि ये जनता की आवाज है, इसे मुद्दा बनाया जाना चाहिए। राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये उसकी किस्मत की बात है, लेकिन चलिए मुद्दा तो बनाया ही जा सकता है। खैर, इसी तरह से रेट बढ़ती रहेंगी, मुद्दे बनते रहेंगे, आप और हम इसी हालात में जीते रहेंगे। सरकार जब तक वो पॉलिसी डिसीजन नहीं करेगी तब तक मुझे लगता है कि दो पार्ट महंगाई के में पब्लिक यूं ही पिसती रहेगी। सरकारें आएंगी, बदलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक कोई पॉलिसी तय नहीं होगी, महज हम एक ही बात कहते रहे कि डेवलपमेंट के लिए हम पैसे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर सामने वाले पे भी भरोसा रखना चाहिए कि उन्होंने भी ऐसा किया था तो शायद डेवलपमेंट के लिए ही किया होगा। खैर चलिए, फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि बीजेपी जो दावा कर रही है कि कुछ दिन में राहत की खबर आ सकती है, उस पर हमें उम्मीद करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।